सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह खटाना, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल IAC यूनिवर्सिटी सरदार साहब चूरू। तो आइए आज मैं सबसे पहले भूगोल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल होता क्या है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भूगोल होता क्या है और भूगोल का मुख्य कार्य क्या है। तो भूगोल एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिसमें हम संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित सारी सब्जेक्ट्स हैं वो भूगोल के अंतर्गत आती है। तो भूगोल है ये दो शब्दों से बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी यानी जियो का अर्थ होता है भू और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। तो अब हम जानेंगे कि भूगोल है इसका अध्ययन हम किस आधार पर करते हैं। तो अब ये जो भूगोल है आज के समय में वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं, औद्योगिक हैं, राजनीतिक है, सारी गतिविधियां भूगोल के द्वारा स्टार्ट होती हैं और इसके आधार पे हम भूगोल को दो मूल शाखाओं में बांटते हैं। तो पहली शाखा है भौतिक भूगोल। भूगोल को दो मुख्य शाखाओं में बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है इसमें हम पृथ्वी के जो बाह्य सतह है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, खनिज मिनरल्स हैं, औद्योगिक जितनी भी गतिविधियां हैं, अब हम उसके अंतर्गत भौतिक भूगोल के अंदर आती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार से हम मानव भूगोल में मानव ने जो भी संसाधन बनाए हुए हैं उनका हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। जैसे कृषि है, कृषि का आविष्कार किसने किया है? मानव ने किया है। और जो भी मानवीय आधारभूत क्रियाकलाप, जो भी मानवीय आधारभूत क्रियाकलाप हैं वो सारे के सारे मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इससे हमारा जो जीवन का जो स्ट्रक्चर है वो उसको हम किस लेवल पर ऊंचाई तक ले जाते हैं। क्योंकि जो मानव का जो मूल उद्देश्य है कार्य करने का वो होता है एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना, और उस जीवन को जीने के लिए अपनी जो ये मानव भूगोल की शाखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसी के संदर्भ में हम एक आता है चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल। ये सारे के सारे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। राजनीतिक भूगोल, गणितीय भूगोल,
यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो जो मानवीय व्यवहार है और जो पृथ्वी की जो बाह्य आवरण भौतिक तत्व है उनका हम संबंधता से अध्ययन करते हैं। हमारा जो मानवीय जो गुणवत्तापूर्ण जीवन है ना उसको हम किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें भौतिक आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी क्या है, इस तरह से अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार क्यों है, या हम कहते हैं चपटा आकार है, क्योंकि जो पृथ्वी है जो नॉर्थ साउथ यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ से थोड़ी क्या है पिचकी हुई है, क्योंकि ये यहाँ पृथ्वी का केंद्र है जिसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा 0 डिग्री। और ध्रुवों पर है 90 डिग्री। अब जैसे ही हम विषुवत रेखा से केंद्र की ओर जाते हैं, केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं, तो ये है अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या है, उसमें कमी आती है। ध्रुवों तक जाते जाते ये 90 डिग्री हो जाती है। और ये जो रेखा है लंबाकार में, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। यहाँ पर है 0 डिग्री और यहाँ पर आता है 180 डिग्री। कुल जो देशांतर रेखा है वो है 360, क्योंकि 0 डिग्री से 180 और 0 डिग्री से 180, 180 और 180 मिला के हो जाता है 180 और 180 360। लेकिन अब बात आती है कि 180 और 180 360, लेकिन 180 तो दो बार आ रही है। लेकिन जो 180 है इसको हम हमेशा एक ही मानते हैं। लेकिन हमारा क्या है, 0 डिग्री से जैसे 1 2 3 और 0 से 1 2 3 4 इस तरह से इधर को मान के चलते हैं 179 और इधर 180। तो 180 179 और 1 कुल मिला के हुई 360 देशांतर। क्योंकि ये 0 है इसको हम 1 मानते हैं और जो 180 है इसको हम एक बार ही काउंट करते हैं, तो कुल मिला के देशांतर होती है 360। इसी प्रकार से जो अक्षांश हैं वो होते हैं टोटल, यानी 0 से जैसे 0 है तो ये 0 से 90 डिग्री ये होती है अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा है क्योंकि इसमें क्या है 90 प्लस 90 तो 1 और ये हुई 181। तो अब इसमें वो आता है कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश होते हैं क्योंकि इसमें हम 0 1 से लेकर 90 डिग्री और 0 से लेकर 90 डिग्री, इसमें हम जो अक्षांश रेखा है उनको मानते हैं 181 और अक्षांश हैं वो है 180। उसका मेन कारण है कि ये जो भी हमारे बिंदु हैं ये क्या रेखा के रूप में तो है नहीं, लेकिन बिंदु के रूप में है, तो हम इनको क्या अक्षांश मान के चलते हैं, लेकिन इनको अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम इनको काउंट नहीं करते। तो कुल अक्षांश रेखाएं होती है 181 और अक्षांश होते हैं 180। और इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी भी स्थान विशेष की भौगोलिक गतिविधियां
टाइम जोन और वहाँ के जो भौतिक स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन किया जाता है देशांतर और अक्षांश के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोब है ये सबसे पहले एक विशाल भूखंड था जिसको बोलते थे पेंजिया। और इसके जो सागर का भाग था उसको बोलते थे पेंथारा। धीरे धीरे कालांतर में कार्बोनिफरस काल में इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए। और ऊपर का जो भाग था उसको बोलते हैं अंगारा लैंड। दक्षिण का भाग है गोंडवाना लैंड। और जो बीच का भाग है वो है टेथिस सागर। यानी कि अंतरिक्ष से एक गोला आके पेंजिया से टकराता है और उसके क्या है दो अलग अलग भूभाग हो जाते हैं और कालांतर में धीरे धीरे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर एक कई कालक्रमों के अनुसार बरसात के द्वारा नदियों के द्वारा यहाँ पर जो वनस्पति है वन्य जीव जंतु हैं जैसे डायनासोर है जुरासिक काल में वो सारे के सारे नदियों के द्वारा यहाँ पर स्थायी रूप से जमने लगे और धीरे धीरे नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थरों के द्वारा ये जो टेथिस सागर का भाग है ये क्या है मलबा के द्वारा जाता है। और उसके बाद नीचे वाला यूरेशियन प्लेट जो इंडियन प्लेट भी बोलते हैं इसको, ये यूरेशियन प्लेट आपस में दोबारा से आपस में एक प्लेट है क्या हमेशा खिसकती रहती है। जैसे यूरेशियन प्लेट है अभी ये जैसे हम जिसमें हमारा देश बसा हुआ है ये जो प्लेट है ये उत्तर पूर्व की तरफ अभी भी गति कर रही है वर्तमान समय में। तो उस समय ये दोनों प्लेटें आपस में इतनी जोर से टकराई कि जो इसका जो मलबा भाग था वो एक तेज गति के साथ एक पिचकारी होती है उसके साथ ऊपर आया एकदम और जिसका जो मलबा भाग था वो गया था थार का मरुस्थल में। थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, जितने भी अपने मरुस्थलीय भूभाग हैं तो ये क्या है टेथिस सागर के बीच में क्या था पेंथालासा महासागर का जल भरा हुआ था और ये जल क्या हुआ है खारा होता है। तो इसके दबाव के कारण जैसे कि जूरासिक काल में जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है यहाँ पर एक सरस्वती नदी बहती थी, काफी हरा भरा भाग था, यहाँ पर पहले डायनासोर रहते थे। इस कालखंड के द्वारा इसका जो मलबा था वो इतनी तेज गति से आया कि हमारे यहाँ थार का मरुस्थल का उसने रूप ले लिया। इसी तरह से सहारा के मरुस्थल में सहारा का मरुस्थल का रूप ले लिया। और जो मुख्य जो जैसे ये कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर जो अवशिष्ट लावा था वो एक वहीं की वहीं रहेगा जिसका हमने निर्माण किया है उसका नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत इसीलिए हिमालय पर्वत को कहा जाता है नवीन बलित पर्वतमाला। नवीन बलित पर्वतमाला। इसी के क्रम में हम इसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में इसके
छोटे छोटे भागों में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।